डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया है। तो देखिए क्या होगा जब अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाएगी। बहुत आसानी से आप इसको समझने वाले हो। तो आइए, अधातु की जब भी किसी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, किसी भी अधातु के ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं। मतलब ये होगा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा अभिक्रिया लिख दूँ, अधातु प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेंगे? अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। दिख रहा होगा आपको इसमें। अब इसके एग्जांपल लेंगे कुछ, जैसे कार्बन एक अधातु होगी, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन O2 से करा दी, ठीक है ना। जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन O2 से कराते हैं तो ये अधात्विक ऑक्साइड CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरह से मान लो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सल्फर हो गया। ये भी क्या होती है? एक अधातु होती है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन O2 से करा देंगे हम तो यहाँ पर क्या बनेगा? सल्फर का ऑक्साइड बनेगा, जिसे हम कहेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड हो गया। सल्फर भी अधातु होगी, कार्बन भी अधातु होगी। इसी तरह से जो भी अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, अभिक्रिया करेगी, वह अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन भी अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया करने पर यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है 2NO। और भी बहुत सारे नाइट्रोजन के अनेक ऑक्साइड होते हैं जिनमें N2O3 भी होता है, N2O5 भी होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बनता है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड भी बनाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर एक ही आपको ऑक्साइड बताया है इसमें। अब देखिए, जो ऑक्साइड होते हैं ना अधातु के, चाहे कार्बन का ऑक्साइड हो, चाहे सल्फर का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, ये सभी जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी एसिडिक नेचर के होते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि जब हम इन्हें जल में घोलते हैं तो ये जो ऑक्साइड होते हैं जल में घुलने पर एक अम्ल देंगे, या जल में आयनित हो जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन देंगे। जैसे SO2 हो गया, या ये हो गया CO2। CO2 को जब हम जल में घोलेंगे, यानी जल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O में, तो ये बनाएगा H2CO3। अब ये जो H2CO3 होता है ये एक अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। क्लियर हो गई बात ये? अब देखिए, कार्बोनिक H2CO3 हो गया, ये एक तो H पॉजिटिव में टूटता है, 2 H पॉजिटिव में, दूसरा CO3 नेगेटिव 2 में टूटा रहता है जल में। क्लियर हुई बात ये स्टूडेंट्स? अब इसी तरह से आगे मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2। SO2 को जब हम जल में घोलते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता H2O, तो ये बन जाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। मतलब ये भी एक तरह से अम्ल होता है जिसे हम सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। अब ये भी जो, अच्छा इनका पता कैसे चलेगा कि ये अम्लीय प्रकृति अक्षारीय प्रकृति के है? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, अम्लीय अक्षारीय प्रकृति की जो जानकारी लेते हैं आप, वो लिटमस पेपर के जरिए ले सकते हैं, लिटमस पेपर के द्वारा ले सकते हैं। अगर नीले लिटमस पेपर को किसी विलयन में डालते हैं और उसका रंग लाल हो जाता है तो इसका मीन्स है कि वो विलयन जो हो गया वो अम्लीय प्रकृति का। इसी तरह से जैसे SO2 का जलीय घोल हो गया, H2SO3 हो गया, जब हम इसमें नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो इसका रंग ऑटोमेटिकली लाल हो जाएगा। तो इससे क्लियर होगा कि H2SO3 जो है वो अम्लीय प्रकृति का है। इसी तरह से जो H2CO3 हो गया, ये भी किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स बात? तो अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वे क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। जबकि धातु के ऑक्साइड मैंने आपको पहले बताया था वे अक्षारीय प्रकृति के होते हैं या फिर उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का? जिसमें आपको एक ऑप्शन CO2 दे सकता है, दूसरा ऑप्शन MgO दे सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब बाकी धातु के ऑक्साइड दे सकता है, एक आधा उभयधर्मी दे सकता है,
और जिनमें ऑप्शन क्या होगा उसका CO2 हो जाएगा, ये अधात्विक ऑक्साइड हो जाएंगे। क्लियर हो स्टूडेंट्स बात ये?